हिंदी लोक भारती 10वीं कक्षा पहली इकाई का तीसरा पाठ वाहरे हमदर्द। इस हास्य व्यंग्य निबंध के रचनाकार घनश्याम अग्रवाल द्वारा लिखित ये पाठ। रचनाकार का सबसे पहले हम परिचय देखेंगे। हास्य व्यंग्य कवि के रूप में घनश्याम अग्रवाल हिंदी जगत में विख्यात हैं। इनका जन्म वर्ष 1942 में महाराष्ट्र के अकोला जिले में हुआ था। बचपन से ही लेखन में रुचि रखने वाले अग्रवाल जी ने अपने आसपास की स्थितियों व घटनाओं को अपने लेखन का आधार बनाया। हास्य घटना उठाकर उन्हें व्यंग्य के रूप में परिवर्तित करना इनकी लेखन शैली की विशेषता है। ये काव्य मंचों से हास्य व्यंग्य कविताओं का पाठ भी करते रहते हैं। उनकी प्रमुख रचनाएं हंसी घर के आईने, हास्य व्यंग्य, आज़ादी की धूम, आई एम सॉरी, हास्य कवि संग्रह, अपने अपने सपने, लघु कथा संग्रह आदि उन्होंने साहित्य लिखा। वाहरे हमदर्द यह एक हास्य व्यंग्य निबंध है। इस निबंध में लेखक ने दुर्घटना को हास्य का विषय बनाया है। दुर्घटना से पीड़ित व्यक्ति अपने दुख से तो दुखी होता है, परंतु उसका दुख तब और बढ़ जाता है जब उसके मित्र वो परिजन या परिचित रिश्तेदार उनसे मिलने की औपचारिकता निभाने आते हैं। लेखक ने हास्य व्यंग्य के माध्यम से ये बताना चाहा है कि किसी भी व्यक्ति के संकट में निश्चित रूप से उसकी सहायता करनी चाहिए, उसका हमदर्द बनकर उसकी सहानुभूति देनी चाहिए, किंतु उनकी मनस्थिति, दुख व पीड़ा का भी ध्यान रखना चाहिए। केवल अपनी औपचारिकता पूरी करने के लिए हमें मरीज को और ज़्यादा तकलीफ नहीं देनी चाहिए। ये संदेश, ये बात यहाँ पर घनश्याम अग्रवाल ने हमें दी है इस पाठ से। उस दिन जब मैं पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था पर भाषण सुनकर आ रहा था तो सामने से एक कार आ रही थी। भाषण के प्रभाव से मेरी साइकिल को अधिक जोश आया या कार को गुस्सा अधिक आया, ये मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता, किंतु मेरी साइकिल और वह कार जब करीब आए तो विरोधियों की तरह एक दूसरे को घृणा की नज़रों से देखते हुए आपस में जा भिड़े। मैंने खामखा पूंजीवाद और समाजवाद के झगड़े में टांग अड़ाई। फलस्वरूप मेरी टांग टूट गई। दुर्घटना के बाद आज भी इंसानियत कायम है, ये सिद्ध करने के लिए कुछ लोग मेरे तरफ दौड़े। प्रस्तुत हास्य निबंध के माध्यम से घनश्याम अग्रवाल ने अपने जीवन की दुर्घटना को एक हास्य निबंध के रूप में प्रस्तुत किया है। उस दिन, जिस दिन लेखक के साथ ये दुर्घटना हुई, उस दिन लेखक पूंजीवाद और समाजवाद अर्थव्यवस्था पर भाषण सुनकर आ रहे थे। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को जो उत्पादन के साधन और उसका व्यवस्थापन किसी वैयक्तिक मालिकाना अधिकार होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता यह है, ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था मुनाफा कमाना एकमात्र इस पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मकसद होता है। जैसे कि हमारे देश में
रिलायंस है, टाटा बिरला जैसे उद्योगपति जो है, इन्हें हम पूंजीवादी कहते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। ऐसी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अमेरिका, जापान, लंदन जैसे शहरों में, लंदन जैसे देशों में ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था देखने को मिलती है। समाजवादी अर्थव्यवस्था देश के सारे साधन संसाधन सरकार में होते हैं, सरकार की मालिकाना अधिकार उस पर होता है। सरकार का मालिकाना अधिकार मतलब उस देश में रहने वाले जो लोग हैं उन सबका समान रूप से अधिकार उस पर होता है। ऐसी अवस्था रूस, चीन ऐसे राष्ट्रों की है। हमारे देश में भी ऐसे कई उदाहरण हम देख सकते हैं कि जहाँ पर सरकार का अधिकार है। बिजली का निर्माण करने वाले कई उद्योग, बड़े उद्योग जो है कि वो सरकार का अधिकार उन पर है। ये समाजवादी अर्थव्यवस्था का मूल उद्देश्य कि समाज की उन्नति करना, समाज के हित को ध्यान में रखते हुए कार्य करना। समाजवादी अर्थव्यवस्था में समाज को ध्यान में रखते हुए ही ये अर्थव्यवस्था आगे बढ़ते हैं, उसमें मुनाफा कमाना मकसद नहीं होता। तो लेखक पूंजीवाद और समाजवाद इन पर भाषण सुनकर लेखक को जोश आया, मतलब लेखक ने तेज रफ्तार से साइकिल चलाई। मन में यही विचार, भाषण का प्रभाव, साइकिल की गति बढ़ना, साइकिल को जोश आना, या कार को गुस्सा आया, या कार वालों की गलती थी। लेकिन निश्चित रूप से लेखक कहते हैं कि मैं नहीं कह सकता, लेकिन दुर्घटना हो गई। दोनों इस तरह से साइकिल और कार जब करीब आए तो विरोधी जिस प्रकार से एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं, उसी प्रकार से संसद में, विधानसभा में या निजी मामले में जो विरोधी क्या करते हैं, आपस में भिड़ जाते हैं। उसी प्रकार से मेरी साइकिल और मोटर कार आपस में भिड़ गए। मैं खामोखाम समाजवादी अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के झगड़े में मैंने टांग अड़ाई। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हमारी भलाई के लिए है या समाजवादी अर्थव्यवस्था लोगों की भलाई के लिए है, इस विचारों में लेखक थे और लेखक इस विचारों में होने के कारण ये दुर्घटना घटित हुई। विद्यार्थी मित्रों, अगर हम यातायात के साधनों को रास्ते पर चलाते समय हमारा ध्यान उसी पर ही होना चाहिए। अगर मन में इस प्रकार से विचार हमारे मन में आए तो क्या हो जाता है नतीजा, लेखक की टांग टूट गई। इंसानियत आज भी कायम है। लोग इंसानियत दिखाने के लिए आते हैं। इस समाज में अच्छे लोगों की कमी नहीं है, इस समाज में बुरे लोगों की भी कमी नहीं है। लेखक दुर्घटनाग्रस्त होते ही वहाँ पर कई लोग आए सहायता करने के लिए, मदद करने के लिए। आना भी चाहिए। दुर्घटना जब कहीं भी हमारे आंखों के सामने में हो जाती है, तुरंत हमें कितना भी अच्छा महत्वपूर्ण काम हो, तुरंत उस मरीज को, उस व्यक्ति को अस्पताल तक पहुंचाने का काम हमें करना चाहिए। जितने जल्द से जल्द हम उस व्यक्ति को, मरीज को, व्यक्ति को, दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाएंगे, उतना ठीक हो जाएगा। और इस प्रकार से कुछ भी ऐसे भी लोग इस समाज में हैं जो केवल तमाशगिर बन जाते हैं, तस्वीर खींचते रहते हैं, और ऐसे लोग भी इस समाज में हैं। आँख खुली तो मैंने अपने आप को एक बिस्तर पर पाया। इर्द गिर्द कुछ परिचित अपरिचित चेहरे थे। आँख खुलते ही उनके चेहरे पर उत्सुकता की लहर दौड़ी। मैंने कहराते हुए पूछा मैं कहाँ हूँ। जब मेरी आँख खुली कि दुर्घटना के बाद मैं बेहोश हो गया था, मुझे कोई पता नहीं था किसने यहाँ पर लाया। जब मेरी आँखें खुली तब मैंने बिस्तर पर पाया, एक बेड पर था। इर्द गिर्द आजू बाजू कुछ परिचित अपरिचित व्यक्ति थे, कोई पहचान अनजान लोग थे।
आँख खुलते ही उनके चेहरे पर उत्सुकता थी। मुझे होश आया तो उनके चेहरे पर जो लोग लेखक को लेकर अस्पताल में आए थे, लेखक ने कहराते हुए पूछा मैं कहाँ हूँ, तो उन्हीं में से एक चेहरे ने लेखक से कहा आप सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में हैं, आपका एक्सीडेंट हो गया था, सिर्फ पैर का फ्रैक्चर हुआ है, अब घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बात नहीं है। एक चेहरे ने बड़े तेज़ी से जवाब दिया कि मानो उसके बात से लग रहा था कि वह इसी बात का वो इंतज़ार कर रहा था। मेरी एक टांग अपने जगह पर सही सलामत थी और दूसरी टांग रेत की थैली के सहारे एक स्टैंड पर लटक रही थी। मेरे दिमाग में एक नए मुहावरे का जन्म हुआ, टांग का टूटना यानी सार्वजनिक अस्पताल में कुछ दिन रहना। सार्वजनिक अस्पताल का ख्याल आते ही मैं काँप उठा। अस्पताल वैसे ही एक खतरनाक शब्द होता है, फिर यदि उसके साथ सार्वजनिक शब्द चिपका हो तो समझो आत्मा से परमात्मा के मिलन होने का समय आ गया। अब मुझे यूँ लगा कि मेरी टांग टूटना एक घटना है और सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना दुर्घटना है। लेखक ने की आँख खुल गई। खुलने के बाद लेखक ने अपने टांगों की ओर देखा। एक टांग सही सलामत थी तो दूसरी टांग रेत के थैली के सहारे एक स्टैंड पर लटक रही थी। उस वक्त लेखक के दिमाग में एक मुहावरा गड़ा, टांग का टूटना यानी सार्वजनिक अस्पताल में कुछ दिन रहना। सार्वजनिक अस्पताल की जो खराब अवस्था है, सरकारी अस्पताल जनता के सेवा के लिए होते हैं, आरोग्य सेवा देने के लिए होते हैं, जनता के खातिर बनाए जाते हैं, सरकार पूरा खर्चा उठाती है। लेकिन इन सरकारी अस्पताल की अवस्था अगर हम देखें तो वहाँ पर गंदगी है, दवा की कमियाँ हैं, डॉक्टर की कमियाँ हैं और वहाँ पर इलाज न होने के कारण बीमार व्यक्ति तड़प के मरते हैं। ऐसी बदतर अवस्था सार्वजनिक अस्पताल की हमें देखने को मिलती है। लेखक कहते हैं कि अस्पताल शब्द खतरनाक शब्द है। अस्पताल वैसे ही एक खतरनाक शब्द है और उसके साथ अगर सार्वजनिक शब्द जोड़ा जाए तो मन से हम काँप उठते हैं। अस्पताल किसी के भी नसीब में न हो। लेखक दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण अस्पताल पहुँचे। अस्पताल इस शब्द से वैसे ही खतरनाक शब्द है और उसके साथ सार्वजनिक शब्द जोड़ा जाए तो ये शब्द लेखक ने कहा है कि हमारी आत्मा का परमात्मा से मिलन होगा, उन्हीं के समान, यानी मरने के बाद हम परमात्मा के ईश्वर के पास जाते हैं, पहुँचते हैं, उसी के समान हमारी अवस्था हो जाती है। आत्मा का परमात्मा से मिलन हो गया। सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होने के कारण लेखक काँप उठते हैं और लेखक कहते हैं अब मुझे यूँ लगा कि मेरी टांग टूटना मात्र एक घटना है और सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना ये दुर्घटना है। इस प्रकार का विचार ख्याल लेखक के मन में आया। इससे ज़्यादा फिक्र मुझे उन लोगों की हुई जो हमदर्दी जताने मुझसे मिलने आएंगे। वे मिलने जुलने वाले कई बार इतने अधिक आते हैं और कभी कभी इतना परेशान करते हैं कि मरीज का आराम हराम हो जाता है। जिसकी मरीज को खास ज़रूरत होती है, जनरल वार्ड का तो एक नियम होता है कि अब मरीज को एक निश्चित समय पर आकर ही तकलीफ़ दे सकते हैं, किंतु प्राइवेट वार्ड वह तो एक खुला निमंत्रण है। लेखक ने टांग से ज़्यादा फिक्र लेखक को किस बात की हो गई है? ये लेखक के साथ नहीं, हर मरीज के साथ ये होता है। हमें सावधानी बरतनी होगी। ये पाठ पढ़ने के बाद तो हमें सीख लेना होगा कि अस्पताल कब जाना है।
लोग क्या करते हैं, बीमार को देखने के लिए, कोई हमारा रिश्तेदार परिजन को देखने के लिए इतनी भीड़ कर देते हैं, और इस भीड़ के कारण ये जो बीमार व्यक्ति है ये उसकी नींद हराम हो जाती है। वास्तविक रूप में बीमार व्यक्ति को आराम की आवश्यकता होती है। ये तकलीफ़ देने के लोग क्या करते हैं, इतनी भीड़ जमा करते हैं, हो जाती है रिश्तेदारों की, मित्रों की, इसके वजह से तकलीफ़ पहुंचती है, आराम की ज़रूरत होती है। आराम न मिलने के कारण बीमारी और बढ़ जाती है। इस बात का हमें ख्याल रखना है। उसकी मानसिकता किस प्रकार की है बीमार व्यक्ति की, उसके अनुपात हमें मिलने के लिए जाना है। ये जो हमदर्दी दिखाने के लिए लोग जो भीड़ करते हैं, उसका नतीजा क्या होता है, बीमार व्यक्ति को बहुत बड़ी तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। मरीज का आराम हराम हो जाता है। जिसे मरीज को खास ज़रूरत होती है वो नहीं मिलता। जनरल वार्ड में बहुत सारे मरीज होते हैं और बहुत सारे मरीज और बहुत सारे लोग उससे मिलने के लिए आते हैं, इसलिए वहाँ पर एक प्रकार के समय की पाबंदी होती है कि समय दिया जाता है कि रिश्तेदार को मिलने के लिए समय दिया जाता है जनरल वार्ड में। लेकिन प्राइवेट वार्ड वह तो एक खुला निमंत्रण है। प्राइवेट वार्ड में कोई पाबंदी नहीं होती, कोई भी आए, कोई भी है, कोई भी आओ, कोई भी जाओ, घर तुम्हारा, कब भी आओ कब भी जाओ, कितने समय रुकना है रुक सकते हैं, क्योंकि प्राइवेट वार्ड में कोई पाबंदी नहीं होती है। मेरे परिचितों, रिश्तेदारों, मित्रों, आओ, जब जी चाहे आओ, चाहे जितने देर रुको, समय का कोई बंधन नहीं। आपने सारे बदले लेने का यही वक्त है, बदले का बदला और हमदर्दी की हमदर्दी। मिलने वाले का ख्याल आते ही मुझे लगा दूसरी टांग भी टूट गई। मिलने वालों का ख्याल आते ही मुझे लगा मेरी दूसरी टांग भी टूट गई। लेखक को टांग टूटने की कोई चिंता नहीं है। चिंता किस बात की है कि जो रिश्तेदार, परिचित व्यक्ति, मित्र जब अस्पताल में देखने के लिए आते हैं मरीज को और इतनी भीड़ करते हैं, और इस भीड़ के वजह से मरीज का आराम हराम हो जाता है। वास्तविक रूप में मरीज को अस्पताल में आराम की आवश्यकता होती है, वह न मिलती है, और इसी कारण उसकी बीमारी और बढ़ जाती है। लेखक कहते हैं यहाँ पर कि आओ, जब जी चाहे आओ, चाहे जितना देर रुकना है रुक जाओ, समय का कोई बंधन नहीं है, क्योंकि प्राइवेट वार्ड में लेखक का अरे बदले लेने का यही वक्त है। बदले का बदला और हमदर्दी की हमदर्दी। मिलने वालों का ख्याल आते ही लेखक कांप उठते हैं। कितनी तकलीफ लेखक ने उठाई। दुर्घटना के बाद ये मित्र, परिजन, रिश्तों के आने से लेखक की नींद टूट गई। ये लेखक का ही लेखक एक प्रातिनिधिक है। ऐसे कहीं जो मरीज होते हैं उनके साथ परिजन, रिश्तेदार, मित्र इस प्रकार का बर्ताव करते हैं। यहाँ पर हमदर्दी दिखाने के लिए की कोशिश करते हैं, दिखावा करने की कोशिश करते हैं, अपना चेहरा चमकाने की कोशिश करते हैं, और उसका नतीजा क्या होता है, उस मरीज को ही तकलीफ उठानी पड़ती है उससे मिलने के लिए। लेखक ने दुर्घटना के बाद लेखक परिजन, रिश्तेदार, मित्रों के मिलने के कारण परेशान हैं। लेखक ने दुर्घटना के बाद लेखक को आए अनुभवों को यहाँ पर हमारे सामने प्रस्तुत है। लेखक ने अस्पताल में दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण लेखक को अनुभव आए कुछ किस्से उन्होंने हमारे सामने प्रस्तुत किए हैं। मुझसे मिलने के लिए सबसे पहले वे लोग आए जिसकी टांग या कुछ और टूटने पर मैं कभी उनसे मिलने गया था। मानो ये इसीलिए इसी दिन का इंतज़ार कर रहे थे कि कब मेरी टांग टूटेगी और कब मैं अपना एहसान चुकाए। इनकी हमदर्दी में ये बात खास छिपी रहती है
कि देख देख बेटा, वक्त सब पर आता है, देख बेटा वक्त सब पर आता है। इस प्रकार की हमदर्दी उनमें होती है। लेखक को सबसे पहले मिलने के लिए कौन आया था? लेखक के लिए गए थे कि वे लोग आए, सबसे पहले लेखक को मिलने के लिए वे लोग आए जिनकी टांग या कुछ और टूटने पर लेखक उनसे मिलने के लिए गए थे और उनके एहसान को चुकता करने के लिए सबसे पहले वे लेखक को मिलने के लिए आए। किस प्रकार के अलग अलग किस्म के विचारों के लोग देखो लेखक को परेशान करते हैं। लेखक दुर्घटना से अस्पताल में, सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में हैं और किस प्रकार से लेखक को इन रिश्तेदार, परिजनों, मित्रों का सामना करना पड़ता है। एक मरीज होने के साथ साथ बीमारी का सामना और इन हमदर्दों का सामना किस प्रकार से करना पड़ता है, कई अनुभव हमारे सामने उन्होंने प्रस्तुत किए हैं। दर्द के मारे एक तो मरीज को ऐसे ही नींद नहीं आती, यदि थोड़ी बहुत आ भी जाती है, थोड़ी बहुत आ भी जाए तो मिलने वाले जगा देते हैं। खासकर वे लोग जो सिर्फ औपचारिकता निभाने आते हैं, उन्हें मरीज से हमदर्दी नहीं होती, ये सिर्फ सूरत दिखाने आते हैं। ऐसे में एक दिन मैंने तय किया, आज कोई भी आए मैं आंख नहीं खोलूंगा, चुपचाप पड़ा रहूंगा। ऑफिस के बड़े बाबू आए और मुझे सोया जानकर वापस जाने के बजाय वे सोचने लगे कि यदि मैं उन्हें नहीं देखा तो कैसे पता चलेगा कि मैं मिलने के लिए आया था। अंत मुझे धीरे धीरे हिलाना शुरू किया। फिर भी जब आँख मैंने नहीं खुली तो उन्होंने मेरी टांग के, लेखक किस प्रकार के लेखक इन हमदर्दों से परेशान होकर उन्होंने ठान लिया कि आज कोई भी आए तो मैं आँख नहीं खोलूँगा, किसी से बात नहीं करूँगा। क्योंकि दर्द के मारे पहले से ही मरीज क्या होता है, मरीज को नींद नहीं आती, परेशान रहता है और थोड़ी भी आ भी जाती तो ये जताने वाले लोग उसकी नींद तोड़ देते हैं। लेखक ने ठान लिया आज कोई भी आए तो मैं आँख नहीं खोलूँगा। उसी दिन लेखक के ऑफिस के बड़े बाबू आए और मुझे सोया देखकर जाने के बजाय मन में सोचने लगे, अगर मैंने उन्हें नहीं देखा तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि मैं आया था या नहीं। और उन्होंने मुझे धीरे धीरे हिलाना शुरू कर दिया। भी लेखक ने आँख नहीं खोली तो टूटे हिस्सों को जोर से दबाया। मैंने दर्द के मारे कुछ चीखते हुए जब आँख खोली तो वे मुस्कुराते हुए बोले, कहिए अब दर्द कैसा है? अब देखो, जो टूटी टांग को उन्होंने दबाया और दबाने के वजह से लेखक को बड़ा दर्द हुआ और लेखक दर्द के मारे चीखते हैं। ये हमदर्द जताने वाला हंसता है, हंसकर मुस्कुरा कर पूछता है, कहिए अब दर्द कैसा है? इस घटना के बाद लेखक को आए जो कई अनुभव है, इन अनुभवों का जिक्र यहाँ पर लेखक ने किया है। मोहल्ले वाले अपनी फुर्सत से आते हैं। उस दिन जब सोनाबाई अपने 4 बच्चे के साथ आई और मुझे लगा कि आज फिर कोई दुर्घटना होगी, आते ही उन्होंने मेरी ओर इशारा करते हुए बच्चों से कहा, ए देखो चाचा जी। उनका अंदाज कुछ ऐसा था जैसे चिड़ियाघर दिखाते हुए बच्चों से कहा जाता है, ये देखो बंदर। मोहल्ले वालों की हमदर्दी
यहाँ पर बताइए। जिस मोहल्ले में रहते हैं, गली में रहते हैं, गांव में रहते हैं, जान पहचान रिश्तेदार तो होते हैं। ये मोहल्ले वाले लोग उनके फुर्सत से आते हैं, पूरा काम होने के बाद अगर वो समय बचा तो उस समय में कब भी आ जाते हैं, उनके समय के अनुसार आ जाते हैं। एक दिन सोनाबाई अपने 4 बच्चों के साथ अस्पताल में लेखक को देखने के लिए आई। लेखक ने सोनाबाई को देखकर, उन बच्चों को देखकर मन ही मन में सोचा कि आज फिर कोई दुर्घटना होगी। आते ही उन्होंने मेरी ओर इशारा करते हुए बच्चों से कहा, ये देखो चाचा जी। उनके कहने का अंदाज कुछ ऐसा था जैसे चिड़ियाघर दिखाते हुए बड़े लोग बच्चों से कहते हैं, ये देखो बंदर। उसी प्रकार का अंदाज में उन्होंने मेरा परिचय करके बच्चों को दिया। बच्चे खेलने लगे। एक कुर्सी पर था तो दूसरा मेज पर। सोनाबाई की छोटी लड़की दवा की शीशी लेकर कथकली डांस करने लगी। रफ रफ की आवाज़ ने मेरा ध्यान बटाया। क्या देखता हूँ कि सोनाबाई का एक लड़का मेरी टांग के साथ लटक रही रेती की थैली पर बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा है। मैं इसके पहले कि उसे मना करता, सोनाबाई की लड़की ने दवा की शीशी पटक दी। सोनाबाई ने एक पल लड़की को घूरा, फिर हंसते हुए बोली, भैया पेड़े खिलाओ, दवा गिरना शुभ होता है। दवा गई समझो बीमारी गई। हंस के इसके 2 घंटे बाद सोनाबाई गई। ये कहकर कि फिर आऊँगी, मैं भीतर से कांप गया। देखो, मोहल्ले वाले अपने फुर्सत से आते हैं हमदर्दी जताने के लिए। सोनाबाई आई, अपने 4 बच्चों के साथ आई। बच्चे अस्पताल में जो बीमार व्यक्ति होता है उसे आराम की आवश्यकता होती है। सोनाबाई बच्चों को लेकर आई, खेल के मैदान में लेकर, जिस प्रकार से बच्चों को लेकर आते खेलने के लिए हैं, तो बच्चे कहीं पर भी शांत नहीं बैठते हैं। तो 4 बच्चे लगे वहाँ पर प्राइवेट वार्ड में लेखक के आसपास खेलने, कोई कुर्सी पर तो कोई मेज पर। सोनाबाई की एक लड़की, छोटी लड़की, दवा की शीशी अपने सिर पर रखकर कथकली डांस करने लगी। रप रप की आवाज़ सुनकर लेखक का ध्यान का उसी ओर जाता है। क्या देखता हूँ कि सोनाबाई का एक लड़का मेरी टांग के साथ लटक रही रेती के थैली पर बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा है। मैं उसे कुछ कहता, इससे पहले सोनाबाई की लड़की जो अपने सिर पर शीशी दवा की बोतल रखकर जो कथकली डांस कर रही थी, वो बोतल गिर जाती है, दवा गिर जाती है। यह देखकर सोनाबाई ने उस बच्ची को घूरा और बोली, भैया मेरी ओर देखकर। सोनाबाई बोली, भैया पेड़े खिलाओ, दवा गिरना शुभ होता है। दवा गई समझो बीमारी गई। इसके 2 घंटे बाद सोनाबाई गई। देखो 2 घंटे तक शोर, 2 घंटे तक हमदर्दी जताकर सोनाबाई चली गई। ये बड़े हमदर्दी होते हैं, बड़े हमदर्द होते हैं। ये रिश्तेदार बड़े हमदर्द होते हैं, मोहल्ले वाले बड़े हमदर्द होते हैं। मित्र 2 घंटे तक हमदर्द जताकर सोनाबाई चले गए। औपचारिकता निभाने की हद कर देते हैं, विशेषकर वे लोग रिश्तेदार जो दूसरे गांव से मिलने आते हैं। ऐसे में एक दिन एक टैक्सी कमरे के सामने आकर रुकी। उसमें से निकलकर एक आदमी आते ही मेरी छाती पर सिर रखकर औंधा पर रोने लगा और कहने लगा, हाय तुम्हें क्या हो गया? कार वालों का सत्यानाश हो,
मैंने दिल में कहा कि मुझे जो हुआ सो हुआ, पर तू क्यों रोता है? तुझे क्या हुआ? वो थोड़ी देर मेरी छाती में मुंह गड़ाए रोता रहा, फिर रोना कुछ कम हुआ। उसने मेरी छाती से गर्दन हटाई और जब मुझसे आंख मिलाई तो एकदम चुप हो गया। फिर धीरे से हंसते हुए बोला, माफ़ करना, मैं गलत कमरे में आ गया था। आजकल लोग ठीक से बताते भी नहीं हैं। पिताजी का कमरा शायद बगल में है। अच्छा भाई, माफ़ करना कहकर चले गए। अब वही रोने की आवाज़ मुझे पड़ोस के कमरे से सुनाई पड़ी। मुझे उस आदमी से आदि गुस्सा अपनी पत्नी पर आया, क्योंकि इस प्रकार रोते देख पत्नी ने उसे मेरा रिश्तेदार या करीबी मित्र समझकर टैक्सी वालों को पैसे दे दिए थे। देखो, लेखक दुर्घटना के बाद लेखक को जो आए अनुभवों को यहाँ पर प्रस्तुत करते हुए लेखक ने बताया कि लेखक कहते हैं कि दूर से आने वाले जो रिश्तेदार हैं, ये रिश्तेदार दूसरे गांव से जो लोग आते हैं, ऐसे एक दिन टैक्सी एक कमरे के सामने खड़ी हो गई। आते ही ये हमदर्दी जताने लगे, ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। लेखक की छाती पर औंधा पड़कर जो मुंह छाती पर रखकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। औंधा बिना सोचे समझे और रोने लगे, जोर जोर से रोने लगे। हाय, तुम्हें क्या हो गया? वालों का सत्यानाश हो। मैंने इस प्रकार से ये बातें करते करते रोने लगे। कुछ देर तक वे रोते रहे और जब उन्होंने लेखक के चेहरे को देखा तो एकदम शांत हो गए, चुप हो गए। फिर धीरे से हंसते हुए बोले, देखो अभी रो रहा था, कितना हमदर्द था, और एकदम शांत और हंसते हुए बोला, माफ़ करना, मैं गलत कमरे में आया था। आजकल लोग ठीक से बताते भी नहीं। और गुप्ता जी का कमरा जिसे मिलने के लिए उस व्यक्ति को जाना था, वो बाजू में था। लेखक के कमरे में घुसकर वे जोर जोर से बिना सोचे समझे जोर जोर से रोने लगा। लेखक को उस व्यक्ति से अधिक उनकी पत्नी पर अधिक गुस्सा होने लगा। गुस्सा आया क्योंकि इतने हमदर्द जताने वाला, जोर जोर से रोने वाला व्यक्ति, उस पत्नी को लगा कि लेखक का बड़ा करीबी है, और ये समझकर उनके पत्नी ने उस टैक्सी वालों को पैसे दिए थे। आने वालों में वे लोग जरूर आएंगे जिनके हम सूरत भी नहीं देखना चाहते हैं। हमारे शहर में एक कवि है श्री लपकानंद, उनकी बेतुकी कविताओं से सारा शहर परेशान है। मैं अक्सर उन्हें दूर से देखते ही भाग खड़ा होता हूँ। जानता हूँ जब भी मिलेंगे 10-20 कविताएं पिलाए बिना नहीं छोड़ेंगे। एक दिन बगल में झोला दबाए आ पहुँचे। आते ही कहने लगे, मैं तो पिछले 4-5 दिनों से कवि सम्मेलन में अति व्यस्त था। सच कहता हूँ, कसम से मैं आपके बारे में ही सोचता रहा। रात भर मुझे नींद नहीं आई, और हाँ, रात को इसी संदर्भ में ये कविता बनाई। ये कह झोले में से डायरी निकाली और लगे सुनाने। असम की राजधानी है शिलोंग, असम की राजधानी है शिलोंग, मेरे दोस्त की टूट गई है टोंग, मेरे दोस्त की टूट गई है टोंग, मोटर वाले तेरी ही साइड थी रोंग। अब मैं रोज़ ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हे ईश्वर, अगर तुझे मेरी दूसरी टांग भी तोड़ना हो तो ज़रूर तोड़, मगर कृपा कर उस जगह तोड़ना जहाँ मेरा कोई भी परिचित न हो, क्योंकि बड़े बेदर्द होते हैं ये हमदर्दी जताने वाले, क्योंकि बड़े बेदर्द होते हैं ये हमदर्दी जताने वाले। अंत में सारी दुर्घटना के बाद लेखक को जो आए अनुभव, हमदर्द जताने वाले ये जो लोग हैं, ये लोगों से लेखक को इतनी यातना पीड़ा सहनी पड़ी। ये केवल लेखक को ही नहीं, हर मरीज को इस प्रकार से अस्पताल में
रिश्तेदार मित्र मिलने से तकलीफ उठानी पड़ती है और लेखक को भी उठानी पड़ी। लेखक ने बड़ी तकलीफ उठाई और ईश्वर से प्रार्थना की कि अगर तुझे मेरी दूसरी टांग तोड़ना है तो ज़रूर तोड़ना, मगर कृपा करके ऐसे जगह पर मुझे मेरी टांग तोड़ना कि जहाँ पर मेरा कोई परिचित न हो, मेरा कोई पहचानने वाला कोई न हो। क्योंकि ये जो हमदर्दी जताने वाले बड़े बेदर्द होते हैं, वे हमें तकलीफ़ देते हैं। और इस प्रकार से लेखक ने अपने जीवन के इस दुर्घटना को बड़े हास्य व्यंग्य निबंध के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत किया है। इन सारी बातों से हमें सीख लेना है कि मरीज अपने यातना पीड़ा से अपने पहले से ही परेशान रहता है, ठीक से नींद नहीं आती, तो मरीज से मिलने का हमें मिलकर उसे और परेशान करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात, ये जो हमदर्दी जताने के लिए और झूठा दिखावा करने वाले जो लोग होते हैं, अपना चेहरा चमकाने वाले लोग होते हैं, इनके वजह से तो मरीजों को और परेशानी उठानी पड़ती है। अंत में लेखक ने ये बात कही है कि ये जो हमदर्द जताने वाले दर्द होते हैं, उन्हें कोई यातना नहीं होती, कोई पीड़ा नहीं होती, उसके यहाँ हमदर्दी नहीं होती, वो केवल यहाँ पर हमें हमदर्दी दिखाने के लिए आ जाते हैं। इन सारे बातों को यहाँ पर लेखक ने इस पाठ के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत किया है।